चुनाव ये सिर्फ हार या जीत नहीं होते। आप जानते हैं, शासन की भाषा में ये डेटा इंजीनियरिंग है। हम यहाँ किसी दल के पक्ष में या विपक्ष में बात करने के लिए नहीं है। नहीं, हमारा काम है आंकड़ों को समझना, जमीन की हकीकत को पढ़ना और पानीपत शहर के जनादेश से शासन के लिए एक साफ खाका, एक ब्लूप्रिंट तैयार करना। तो चलिए इस विश्लेषण की गहराइयों में उतरते हैं। आज की हमारी पड़ताल मोटे तौर पर 5 हिस्सों में होगी। सबसे पहले हम जमीन की नब्ज को महसूस करेंगे कि वहां चल क्या रहा है। फिर 2024 के नतीजों से निकले 3 बड़े सिग्नल्स को समझेंगे। उसके बाद इस परिणाम के पीछे के जो सिस्टम वाले कारण हैं उनका विश्लेषण करेंगे। फिर देखेंगे कि ये कोई आज की बात नहीं है, बल्कि एक दशक से चले आ रहे ट्रेंड का हिस्सा है। और आखिर में इन सब की रोशनी में आगे का रास्ता क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पानीपत की मिट्टी से, वहां की जमीनी हकीकत से। देखिए, ये शहर सिर्फ एक ज्योग्राफिक इलाका नहीं है, ये विरोधाभासों का शहर है। एक तरफ जबरदस्त आर्थिक ताकत है और दूसरी तरफ गहरी सामाजिक और नागरिक समस्याएं। और इन दोनों के बीच जो तनाव है ना, उसे समझे बिना आप यहाँ की राजनीति को समझ ही नहीं सकते। पानीपत की जो पहचान है, उसकी आत्मा वो टेक्सटाइल में बसती है। देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल हब। यहाँ की इंडस्ट्री का सालाना टर्नओवर जानते हैं कितना है? 60,000 करोड़ रुपए। जी, 60,000 करोड़। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये दिखाता है कि ये शहर देश की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा योगदान देता है। यहां मेहनत है, हुनर है और दौलत पैदा करने की एक जबरदस्त क्षमता है। लेकिन पानीपत की कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है। यहां का जो सामाजिक ताना बाना है वो बहुत जटिल है। जरा इस चार्ट को देखिए। यहां लगभग 25 से 30% जाट समुदाय है, 21% अनुसूचित जाति की आबादी है। लेकिन सबसे बड़ा और शायद सबसे अहम ग्रुप जो है वो है 50% का, जिसमें नॉन जाट ओबीसी, वैश्य और दूसरे समुदाय आते हैं। मतलब साफ है, यहां का चुनावी गणित किसी एक जाति के इर्द गिर्द घूम ही नहीं सकता। यहां सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। और यहीं पर पानीपत का सबसे बड़ा विरोधाभास, सबसे गहरा तनाव सामने आता है। एक तरफ है योगदान और दूसरी तरफ है हालात। शहर 60,000 करोड़ की इंडस्ट्री से सरकार को भारी भरकम टैक्स देता है, लेकिन बदले में शहर को मिलता क्या है? टूटी सड़कें, जाम हो चुके नाले और हर तरफ फैले हुए कूड़े के ढेर। तो एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है, जो शहर देश को इतना कुछ देता है, उसकी अपनी गलियों की ऐसी हालत क्यों है? बस यही सवाल पानीपत की राजनीति का केंद्र बिंदु है। तो अब बात करते हैं 2024 के चुनाव नतीजों की। देखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये जनता का फैसला है। और इस फैसले में 3 बहुत बड़े और साफ संकेत छिपे हैं। अगर इन संकेतों को सही से नहीं पढ़ा गया तो आगे का रास्ता बनाना नामुमकिन है। पहला संकेत है जनादेश का बहुत बड़ा अंतर। बीजेपी को मिले 55.7% वोट और कांग्रेस को 31.4%। दोनों के बीच सीधा सीधा लगभग 23-24% का फासला है। वोटों में हार जीत का अंतर है 35,672 वोटों का। ये कोई करीबी मुकाबला नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक तरफा फैसला है जो दिखाता है कि सत्ताधारी दल के पक्ष में एक मजबूत लहर थी। अब जो दूसरा संकेत है वो पहले से भी ज्यादा गंभीर है। जरा इस आंकड़े को देखिए। 211 में से सिर्फ 6। पानीपत शहर में कुल 211 पोलिंग बूथ हैं और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इनमें से सिर्फ 6 बूथों पर जीत हासिल कर पाया। ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं है, ये संगठन के जमीनी ढांचे के पूरी तरह ध्वस्त हो जाने का संकेत है। इसका सीधा मतलब यह है कि पार्टी का अपने कार्यकर्ताओं और वोटरों से बूथ के लेवल पर संपर्क लगभग टूट चुका है। और तीसरा संकेत वोटर के मिजाज से जुड़ा है। इस टाइमलाइन को देखिए। 2014 में वोटिंग हुई थी 68.6%। 2019 में ये अचानक गिरकर 55.5% पर आ गए, यानी 13% की भारी गिरावट। अच्छा, 2024 में थोड़ा सुधार तो हुआ है और ये 62.7% तक पहुंचा है, लेकिन ये अब भी 2014 के लेवल से काफी नीचे है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि वोटरों का एक बड़ा तबका है जो राजनीतिक प्रक्रिया से या तो निराश है या खुद को अलग थलग महसूस कर रहा है। उनका भरोसा नाजुक है। तो ये 3 संकेत हमें कहाँ ले जाते हैं? ये हमें इस नतीजे के पीछे के कारणों की पड़ताल की तरफ ले जाते हैं। और यहां मुद्दा किसी एक उम्मीदवार या नेता की हार जीत का नहीं है। नहीं, मुद्दा कहीं ज्यादा गहरा है। यह पूरे सिस्टम, पूरे तंत्र की विफलता का मामला है। इस नतीजे के पीछे कई ढांचागत कारण काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि बीजेपी ने 2014 के बाद से यहां अपनी स्थिति बहुत मजबूत कर ली है। दूसरी बात, विपक्ष में एकता की कमी और वोटों का बंटवारा ये एक बड़ी समस्या रही है। तीसरा,
और जो शायद सबसे अहम है वो है स्थानीय मुद्दों पर संवाद की भारी कमी। मतलब जनता की शिकायतें और राजनीतिक दलों के बीच एक बड़ी खाई है। और चौथा, अगर सरकार के खिलाफ कोई नाराजगी थी भी तो विपक्ष उसे अपने पक्ष में वोटों में बदलने में पूरी तरह नाकाम रहा। आप देखिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र में सार्वजनिक संवाद की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ भाषण देना नहीं है, बल्कि एक ऐसी सार्थक बहस बनाना है जिसमें हर नागरिक के सम्मान का ध्यान रखा जाए। जब राजनीतिक तंत्र लोगों की असल समस्याओं, उनकी टूटी सड़कों और जाम नालों पर बात करने के बजाय सिर्फ हवाई बातें करता है, तो यह संवाद टूट जाता है। और जब संवाद टूटता है तो लोकतंत्र कमजोर होता है। ये जो 2024 का नतीजा है, ये कोई आसमान से नहीं टपका है। ये कोई एक दिन की घटना नहीं है। ये उस कहानी की ताज़ा कड़ी है जो पिछले एक दशक से लिखी जा रही है। इस कहानी को समझने के लिए हमें 2014 में जाना होगा, वो साल जो पानीपत की राजनीति का एक निर्णायक मोड़ था। ये आंकड़े ये पूरी कहानी बयान करते हैं। जरा इस टेबल पर ध्यान दीजिए। 2005 और 2009 में कांग्रेस लगभग 40% वोट शेयर के साथ एक मजबूत खिलाड़ी थी। लेकिन 2014 में एक राजनीतिक भूकंप आया। बीजेपी का वोट शेयर 25% से उछलकर सीधे 66.5% पर पहुंच गया और कांग्रेस 28% पर सिमट गई। और उसके बाद से देखिए, बीजेपी का वोट शेयर लगातार 55% से ऊपर बना हुआ है, जबकि कांग्रेस 30% के आसपास ही संघर्ष कर रही है। ये एक नई राजनीतिक हकीकत है। इसलिए यहां असली चुनौती सिर्फ अगला एक चुनाव जीतने की नहीं है। असली चुनौती पिछले एक दशक से चले आ रहे इस ट्रेंड को, इस बहाव को उलटने की है। ये कोई छोटी मोटी मरम्मत का काम नहीं, ये तो नींव से पुनर्निर्माण का काम है। तो सवाल उठता है कि भाई आगे का रास्ता क्या है? अगर जमीन की हकीकत ये है तो समाधान क्या है? ये सोर्स एक साफ और व्यावहारिक रास्ते का सुझाव देता है, जिसे चतुर्मुख सिद्धांत या एक 4 आयामी रणनीति कहा जा सकता है। ये वापसी का एक पूरा रोड मैप है। इस सिद्धांत के 4 चेहरे हैं, 4 स्तंभ। पहला है चुनावी चेहरा, जिसका मतलब है वोटर से सीधा, सच्चा और लगातार संपर्क। दूसरा है संगठनात्मक चेहरा, यानी पार्टी की मशीनरी को बूथ स्तर तक फिर से जिंदा और मजबूत करना। तीसरा है कहानी का चेहरा, यानी जनता को एक ऐसी कहानी, एक ऐसा विजन देना जिससे वो जुड़ सकें। और चौथा है संसाधन का चेहरा, यानी समय, पैसा और ऊर्जा को सही जगह, सही काम में लगाना। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, इसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे। जैसे चुनावी जुड़ाव के लिए हर वार्ड में शिकायत दरबार लगाएं, जहां लोग अपनी बात कह सकें। संगठन को मजबूत करने के लिए सभी 211 बूथों पर मजबूत कमेटियां बनाएं। कहानी यह होनी चाहिए कि पानीपत एक भुला दिया गया टेक्सटाइल शहर है और सारे संसाधनों को सिर्फ चुनाव प्रचार पर नहीं, बल्कि लोगों की छोटी छोटी असली समस्याओं को हल करने में लगाएं। यहां एक और जरूरी कॉन्सेप्ट है, पॉलिसी ब्रिज का। ये क्या है? ये एक राजनीतिक वादे और शासन के एक ठोस मापने योग्य लक्ष्य के बीच का पुल है। मिसाल के तौर पर पानीपत के उद्योगपति सालों से कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की मांग कर रहे हैं। ये एक नीतिगत मांग है। जब कोई पार्टी वादा करती है कि वो इसे 1 साल में बनाकर देगी, तो वो एक पॉलिसी ब्रिज बना रही है। ये पुल ही भरोसे की नींव है। और आज पानीपत में ये पुल टूटा हुआ है। जब हम लोगों को सुनने और उनकी समस्याओं को समझने के लिए सिस्टम बनाते हैं, तो हमें एक बुनियादी मूल्य का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हर व्यक्ति की जानकारी एक अमानत है, एक ट्रस्ट है। इसे हमेशा उनकी सहमति से ही इकट्ठा किया जाना चाहिए और उनकी निजता, उनकी प्राइवेसी की रक्षा के लिए बहुत सावधानी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी है। एक बात बिल्कुल साफ तौर पर समझनी होगी, 23% का फासला एक पहाड़ की तरह है और इस पहाड़ पर सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से या अच्छी इच्छा रखने से नहीं चढ़ा जा सकता। इसके लिए हर रोज बहुत सावधानी से और अनुशासन के साथ मेहनत करनी होगी। ये काम चुनाव से 6 महीने पहले शुरू नहीं हो सकता। ये आज अभी से शुरू होना चाहिए। तो अंत में पानीपत के लिए विजन क्या होना चाहिए? एक ऐसा शहर जो जितनी दौलत पैदा करता है, वो दौलत उसकी सड़कों के सम्मान में, उसके नागरिकों की जिंदगी की गरिमा में और उसके बच्चों के भविष्य में भी झलके। शासन का असली मकसद आखिरकार यही है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with Blueprint Strategies AI at manager@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602.
पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।